बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी, अंगूठी और बांसुरी का राज। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया। पुराने जमाने की बात है, किसी शहर में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अदनान था और दूसरे का मानी। अदनान एक सौदागर का बेटा था और मानी का बाप शहर का कोतवाल था। अदनान तिजारत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाता था, जबकि मानी फन सिपागिरी सीख रहा था ताकि शाही फौज में शामिल होकर अपने मुल्क की खिदमत कर सके। यूं तो अदनान तिजारत का माल लेकर अपने बाप के साथ ही सफर पर रवाना होता था, मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब वो अपने बाप के साथ सफर पर रवाना होने वाला था तो उसका बाप बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से वो काफी कमजोर भी हो गया था, इसलिए उसे आराम की जरूरत थी। अदनान ने सोचा कि इस मर्तबा वो अकेला ही तिजारत का माल लेकर निकल जाए। उसके इरादे की खबर मानी को मिली तो वो भी घूमने फिरने की गरज से उसके साथ हो लिया। उनके सफर पर जाने की वजह से उनके घर वाले फिक्रमंद हो गए थे, क्योंकि इन दिनों बहुत ही खतरनाक और जालिम डाकुओं ने लूट मार मचा रखी थी। वो सुनसान जगहों से गुजरने वाले काफिलों को लूट लिया करते थे और अगर कोई मुजाहमत करता था तो उसे कत्ल भी कर देते थे। दोनों दोस्तों ने अपने घर वालों को तसल्ली दी और बैठकर ये मंसूबा बनाने लगे कि खुदा न खास्ता अगर कभी उन्हें डाकुओं ने घेर लिया तो वो क्या करेंगे। सफर के दौरान उन्हें किसी किस्म के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और वो बड़े आराम से उस मुल्क में पहुंच गए जहां अदनान को अपना तिजारती माल फरोख्त करना था। चंद ही रोज गुजरे थे कि उसका सारा सामान फरोख्त हो गया। इस तिजारत में उसे बहुत फायदा हुआ था। वो दोनों चूंकि जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने घरों की वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर वालों के लिए बहुत से तोहफे तहाइफ भी खरीदे थे। सफर के लिए उनके पास उनके घोड़े थे। अदनान के घोड़े पर 2 चमड़े के थैले लटके हुए थे जो सोने की अशरफियों से लबालब भरे हुए थे। ये अशरफियां उसे अपना माल फरोख्त करके हासिल हुई थी। मानी के पास भी चंद 100 अशरफियां थीं जो वो अपने घर से साथ लेकर निकला था ताकि सफर में उसके काम आ सके। उसकी अशरफियां और तोहफे तहाइफ के थैले भी उसके घोड़े पर लदे हुए थे। 2 दिन और 1 रात की मुसाफत के बाद वो अपने मुल्क में दाखिल हो गए। अब उनका थोड़ा ही सा सफर बाकी था, जिसके बाद वो अपने घरों को पहुंच जाते। अचानक उन्होंने सामने से धूल उड़ती देखी। उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें भी आ रही थी। उस धूल को देखकर और घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर दोनों दोस्त घोड़ों से उतर गए और तशवीश भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बहुत से घोड़सवार उनके नजदीक पहुंच गए और उन्होंने दोनों को अपने घेरे में ले लिया। वो लोग शक्ल और सूरत से डाकू लगते थे। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें थीं। सबसे आगे खौफनाक शक्ल और बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक लहीम शहीम शख्स था। वो उनका सरदार मालूम देता था। उसने घोड़े पर बैठे बैठे एक खौफनाक कहकहा बुलंद किया और अपने साथियों से बोला, शक्ल से ये लोग अमीरजादे लगते हैं। सारा माल उनसे छीन लो। मुजाहमत करें तो कत्ल कर दो। अदनान और मानी माहिर तलवारबाज थे और बहादुर भी बहुत थे, लेकिन इतने बहुत से डाकुओं से वो लोग हरगिज नहीं जीत सकते थे। अदनान ने डाकुओं के सरदार से कहा, हम 2 हैं और तुम लोग बहुत सारे। अक्ल का तकाजा है कि हम तुम्हारा मुकाबला ना करें। तुम हमारा माल ले लो और हमें जाने दो। डाकुओं का सरदार एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज में हंसा। फिर उसका इशारा पाकर उसके 2 साथी घोड़ों से उतरे और उनके घोड़ों की तरफ बढ़े ताकि उन पर लदे सामान पर कब्जा कर सके। मानी की उंगली में एक अंगूठी थी। अदनान के हाथ में एक बांसुरी थी।
डाकुओं को आता देखकर उसने ये बांसुरी अपनी जेब से निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। जब डाकू उनके थैले घोड़ों से उतारकर अपने कब्जे में ले रहे थे तो मानी ने अपनी अंगूठी उंगली से उतारी और उसे जमीन पर फेंककर उस पर पांव रखकर खड़ा हो गया। अदनान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बांसुरी जल्दी से अपने लिबास की जेब में छुपा ली। दोनों डाकू तो अपने काम में मसरूफ थे, मगर डाकुओं के सरदार ने उन दोनों की ये हरकत देख ली थी। वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। उस ने मानी को धक्का देकर एक तरफ हटाया और जमीन से अंगूठी उठा ली। फिर उसने अदनान की जेब में हाथ डालकर उसकी बांसुरी भी निकाल ली और बोला, बेईमान लड़कों, ये बताओ कि तुम लोग ये अंगूठी और बांसुरी क्यों छुपा रहे थे? मानी ने गिड़गिड़ा कर कहा, ये डाकुओं के सरदार, हमसे हमारा सारा माल ले लो, मगर ये अंगूठी और बांसुरी हमें वापस कर दो। डाकुओं के सरदार ने गौर से अंगूठी और बांसुरी को देखा और बोला, ना तो यह अंगूठी सोने की है और ना ही बांसुरी पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। फिर तुम लोग इन मामूली चीजों के लिए इतना परेशान क्यों हो? मानी ने बेबसी से अदनान को देखा और बोला, अंगूठी और बांसुरी का एक राज है। उधर सामने पहाड़ों के पास वाले जंगल में हजारों साल पुराना एक दरख्त है। उसकी पहचान यह है कि वो जंगल का सबसे बड़ा दरख्त है और झील के नजदीक है। अगर कोई शख्स उस दरख्त के नीचे खड़े होकर इस अंगूठी को उंगली में पहनकर इस बांसुरी को बजाएगा तो उस के बाद जो कुछ भी होगा उसे देखकर वो शख्स हैरत ज़दा रह जाएगा। मानी की बातें सुनकर डाकुओं के सरदार की आंखें चमकने लगी। उसे वो तमाम कहानियां याद आ गईं जिनमें तरह तरह की जादू की चीजें हुआ करती थीं। मानी की बातों से उसने ये अंदाजा लगाया था कि अंगूठी और बांसुरी जादू की है। उसने उन्हें अपनी जेब में रख लिया और दिल में सोचने लगा कि वो जंगल में जाकर उस दरख्त के नीचे खड़े होकर अंगूठी पहनकर बांसुरी बजाएगा और फिर देखेगा कि क्या होता है। दोनों डाकू अदनान और मानी से लूटा हुआ सामान अपने घोड़ों पर लाद चुके थे। सरदार ने अपने साथियों को वहां से रवाना होने का इशारा किया। उन्होंने अपने घोड़े मोड़े और उन्हें तेजी से भगाते हुए नजरों से ओझल हो गए। शुक्र यह हुआ कि उन्होंने अदनान और मानी के घोड़े अपने कब्जे में नहीं लिए थे, वरना उन्हें घर पहुंचने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता। डाकुओं के चले जाने के बाद अदनान ने कहा, खाली हाथ घर लूटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिक्र क्यों करते हो? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मानी ने घोड़े पर सवार होते हुए उसे तसल्ली दी। फिर दोनों दोस्त अपने घरों की जानिब चल पड़े। दोनों ने अपने घर वालों को डाकुओं के हाथों लूट जाने की कहानी सुनाई। इनकी कहानी सुनकर सब ने इजहार अफसोस किया, मगर वो इस बात पर खुश भी हुए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि डाकुओं ने दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये अगले रोज दोपहर की बात है। डाकुओं का सरदार अपने तमाम साथियों के साथ जंगल में आया। वो सब झील के नजदीक उस पुराने दरख्त के नीचे जमा हो गए। डाकुओं का सरदार बहुत खुश था कि अब अंगूठी और बांसुरी के राज से पर्दा उठ जाएगा। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना और फिर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की लय इतनी तेज थी कि आसपास के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। डाकुओं का सरदार बांसुरी बजाने में मसरूफ था। उसके तमाम साथी उसे बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। अचानक करीबी दरख्तों पर से बेशुमार सिपाही कूद कूद कर जमीन पर उतरे और बेखबर डाकुओं के सरों पर पहुंच गए। बहुत से सिपाही बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी छुपे हुए थे। वो भी बाहर आ गए। इन सिपाहियों के साथ मानी का कोतवाल बाप भी था। सिपाहियों के हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने तमाम डाकुओं को घेरे में ले लिया। एक तो डाकू बेखबर थे, दूसरे सिपाही इतने ज्यादा थे कि डाकू उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से काबू में आ गए। सिपाहियों ने उनकी तलवारें और खंजर अपने कब्जे में लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी वक्त झाड़ियों के पीछे से अदनान और मानी भी निकल आए। उन्हें देखकर तमाम डाकू हैरत ज़दा रह गए।
ये दोनों तो वो ही नौजवान थे जिन्हें कल उन लोगों ने लूटा था और जिनसे उनके सरदार ने अंगूठी और बांसुरी छीनी थी। मानी ने डाकुओं के सरदार से कहा, मैंने ठीक ही कहा था ना कि अगर कोई शख्स इस दरख्त के नीचे खड़े होकर अंगूठी को अपनी उंगली में पहन कर बांसुरी को बजाएगा तो इसके बाद जो कुछ भी होगा उसे देखकर वो शख्स हैरत ज़दा रह जाएगा। अब बताओ कि ये सब कुछ देखकर तुम्हें हैरत हुई या नहीं? उसकी बात सुनकर अदनान मुस्कुराने लगा। मानी ने फिर कहा, हमें पता था कि हमारी बातें सुनकर तुम जरूर इस जगह पहुंचोगे ताकि अंगूठी और बांसुरी के राज से वाकिफ हो सको। मैंने अपने अब्बा जान से कहकर उन सारे सिपाहियों को दरख्तों और झाड़ियों में छुपा दिया था ताकि ये तुम्हें गिरफ्तार कर सकी। अदनान ने डाकुओं के सरदार की तरफ देखते हुए कहा, जब हम लोग तिजारत का माल लेकर अपने सफर पर रवाना हुए थे तो हमने मंसूबा बना लिया था कि अगर डाकुओं से वास्ता पड़ गया तो हम उन्हें अंगूठी और बांसुरी की कहानी सुनाएंगे ताकि जब वो इस दरख्त के पास आएं तो सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लें। तुम लोगों ने बड़े अरसे से इस इलाके में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। अगर तुम लोग लूट मार के बजाय मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे होते तो इस जिल्लत से दो चार न होना पड़ता। डाकुओं का सरदार इस बात पर सख्त शर्मिंदा था कि अदनान और मानी ने उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया था। उसने अपना सर झुका लिया। मानी के बाप कोतवाल ने अदनान और मानी से कहा, अगर हम इन खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं तो ये तुम दोनों की अक्ल मंदी की वजह से हुआ है। ये तो किसी तरह हाथ ही नहीं आते थे। इन्होंने लोगों की जिंदगियां अजीरन की हुई थी। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अब ये लोग भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बाद में डाकुओं पर मुकदमा चला और उन्हें लंबी लंबी सजाएं हो गई। अदनान और मानी को भी उनकी अशरफियां और दूसरा सामान वापस मिल गया था। यूं इन दोनों की जहानत की वजह से ये डाकू अपने अंजाम को पहुंचे और लोगों ने सूख का सांस लिया।